नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आइसोक्वांट कर्व, हिंदी में कहते हैं समोत्पाद वक्र। ये जो टॉपिक है ये बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर में लगता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। समोत्पाद वक्र, आइए आज हम जानते हैं कि समोत्पाद वक्र होता क्या है। समोत्पाद वक्र एक समान उत्पादन करने वाले दो उत्पत्ति के साधनों की अनेक संयोग बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। समोत्पाद वक्र वैसा ही होता है जैसे तटस्था वक्र होता है। तटस्था वक्र हम पढ़ते हैं दो वस्तुओं की स्थिति में, जबकि समोत्पाद वक्र पढ़ते हैं हम दो साधनों की स्थिति में। समोत्पाद वक्र एक समान उत्पादन करने वाले दो उत्पत्ति के साधनों की अनेक संयोग बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। विभिन्न समोत्पाद रेखाएं उत्पादन के विभिन्न उत्पादन के स्तर को बताती हैं। जितनी भी समोत्पाद रेखाएं होती हैं, आइसोकोस्ट लाइंस होती हैं, वो उत्पादन के स्तर को बताती हैं कि कितना उत्पादन हो रहा है। समोत्पाद वक्र दो साधनों की उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे एक उत्पादक को एक समान उत्पादन प्राप्त होता है। समोत्पाद वक्र जैसे तटस्था वक्र, ये देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं x वस्तु और यहाँ हम लिखते हैं श्रम। अगर हम x वस्तु और y वस्तु की बात करें और एक वक्र बनाएं तो इसे कहेंगे तटस्था वक्र, इंग्लिश में कहेंगे आइसोकोस्ट कर्व। और अगर हम श्रम और पूंजी के मध्य एक वक्र बनाएं तो इसे कहेंगे हम आइसोक्वांट कर्व, IQ, समोत्पाद वक्र। तो ये डिफरेंस है तटस्था वक्र और समोत्पाद वक्र में। तटस्था वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, जबकि समोत्पाद वक्र दो साधनों की उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे एक उत्पादक को एक समान उत्पादन प्राप्त होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक समोत्पाद वक्र दिखाया गया है और इस समोत्पाद वक्र में x अक्ष पर x साधन और y अक्ष पर y साधन दिखाए गए हैं। A, B, C, D, E ये सब क्या है? ये विभिन्न संयोग हैं। A, B, C, D, E विभिन्न संयोग हैं। ये संयोग कैसे प्राप्त हुई हैं? x साधन और y साधन को उपयोग करने से। ये जो संयोग है इसे कहेंगे हम उत्पादन का स्तर। संयोग है इसे कहेंगे उत्पादन का स्तर। ए पर भी समान उत्पादन मिल रहा है, बी पर भी, सी पर भी, डी पर भी और ई पर भी। और ये उत्पादन कितना है? 200 यूनिट्स। ये उत्पादन कितना है? 200 यूनिट्स। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? साधन एक्स की क्वांटिटी। और 5, 6, 8, 11, 15 ये क्या है? साधन वाई की क्वांटिटी। अब देखिए 2 यूनिट्स अगर साधन x की उपयोग में करेंगे तो y की 15 यूनिट उपयोग में हो रही है। 2 यूनिट साधन x के उपयोग में लेने पर y की 15 यूनिट उपयोग में हो रही है, तो हमें A कॉम्बिनेशन प्राप्त हो रहा है। अब ये जो यूनिट है 2 से बढ़कर अगर 4 कर दी जाए, 2 से बढ़कर 4 कर दी जाए तो हमें y का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। देखिए हमने जो तटस्था वक्र है उसमें एक पढ़ा था MRS, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यहाँ हम पढ़ेंगे MRTS, जिसे कहेंगे तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होता था कि एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा एक उपभोक्ता त्यागने को तैयार है। एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा एक उपभोक्ता त्यागने को तैयार है। और MRTS क्या होता है? एक साधन की अतिरिक्त मात्रा लगाने के लिए एक उत्पादक दूसरे साधन यानी Y साधन की कितनी मात्रा को छोड़ने को तैयार होगा। तो ये जो यहाँ पर है, अगर हमने x का अधिक यूज़ करना है तो y को कम करना होगा। 15 से 11 किया तो यहाँ कॉम्बिनेशन कितना मिला? B का। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान देनी योग्य है कि A, B, C, D, E इन पांचों बिंदुओं पर जो उत्पादन का स्तर है वो 200 ही बना रहेगा। इन पांचों बिंदुओं पर उत्पादन का स्तर 200 ही बना रहेगा, इससे अधिक या इससे कम नहीं होगा।
तो समोत्पाद वक्र क्या बताता है? समोत्पाद वक्र दो साधनों की उन विभिन्न संयोगों को बताएगा जिससे एक उत्पादक को एक समान उत्पादन प्राप्त होगा। ये समोत्पाद वक्र क्या होता है और ये डायग्राम हो गया इसका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, MRTS मैंने आपको बताया कि लेबर की एक अतिरिक्त इकाई के लिए कैपिटल की कितनी इकाई त्यागने को तैयार होगा। साधन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। तो यहाँ पर दो साधन हमने लिए हैं, लेबर और कैपिटल। लेबर को हिंदी में कहते हैं श्रम और कैपिटल को कहते हैं पूंजी। लेबर की एक अतिरिक्त इकाई हमें प्राप्त करनी है, यानी 1 से 2। तो कैपिटल की कितनी इकाई त्यागनी होगी? 12 से 8। तो MRTS कितना हुआ? 12 - 8 बराबर 4। 12 - 8 बराबर 4। अब दूसरी से तीसरी इकाई प्राप्त करनी है हमें, तो कैपिटल की कितनी इकाई त्यागनी होगी? 8 से 5 कितना अंतर हुआ? 3। अब यहाँ देखिए आप, 4, 3, 2, 1, ये इसका स्तर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। MRTS धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर जो है वो पूंजी की कम इकाई त्यागने को तैयार होगा एक अतिरिक्त श्रम के लिए। स्टार्टिंग में तो वो ज़्यादा त्यागता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं वैसे पूंजी की जो इकाई है, त्यागने की इकाइयाँ हैं, वो कम होती जाती हैं। तो ये हुआ MRTS, लेबर फॉर कैपिटल। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है समोत्पाद वक्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोक्वेंट कर्व BA फर्स्ट ईयर के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि समोत्पाद वक्र किसे कहते हैं और समोत्पाद वक्र की विशेषताएं बताइए। तो हमने पहले ये जाना कि समोत्पाद वक्र होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि समोत्पाद वक्र की विशेषताएं क्या हैं। समोत्पाद वक्र की विशेषताएं बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे तटस्था वक्र की विशेषताओं का हम स्टडी करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि तटस्था वक्र में हम दो वस्तुएं लेते हैं, x वस्तु और y वस्तु, लेकिन समोत्पाद वक्र में हम दो वस्तुओं की जगह क्या लेंगे? दो साधन, लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल। यहाँ जो कर्व बनेगा इसको कहेंगे आइसो क्वांट कर्व। समोत्पाद वक्र के लिए हम सिंबल देते थे, तटस्था वक्र के लिए हम सिंबल देते थे IC, आइसो क्वांट कर्व कहेंगे समोत्पाद वक्र को। ठीक है, तो ये है तटस्था वक्र और समोत्पाद वक्र। तटस्था वक्र के लिए सिंबल होता है IC, समोत्पाद वक्र के लिए सिंबल होता है आइसो क्वांट IQ, इंडिफरेंस कर्व और आइसो क्वांट कर्व। समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। पहली विशेषता है कि समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? इसका भी एक कारण है। इसका कारण है MRTS। देखिए यहाँ साधन है x। अब x1 से x2 की ओर जाने के लिए हमें y की कुछ इकाइयाँ त्यागनी होंगी। MRTS = डेल्टा K/डेल्टा L। L की एक अतिरिक्त इकाई हमें प्राप्त करनी है। मान लीजिए लेबर है, तो लेबर की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हमें कैपिटल की कुछ इकाइयाँ त्यागनी होंगी। डेल्टा K/डेल्टा L। डेल्टा K/डेल्टा L। ठीक है, तो ये समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। सेकंड जो विशेषता है इसकी, ऊंचे समोत्पाद वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को बताता है, निचला समोत्पाद वक्र निचले उत्पादन स्तर को बताता है। हायर आइसोक्वांट कर्व टेल्स हायर प्रोडक्शन लेवल एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे समोत्पाद वक्र ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, उत्पादन का स्तर ऊंचा होता जाएगा, और समोत्पाद वक्र नीचे की ओर आता जाएगा तो उत्पादन का स्तर कम होता जाएगा। अब हम देखते हैं x और ये है y। IP1 और IP2 ये दो समोत्पाद वक्र हैं। पहला है IP1 और दूसरा है IP2। तो देखिए यहाँ पर ऊंचा समोत्पाद वक्र कौन सा है? IP2। तो ये अधिक उत्पादन स्तर को बताएगा। और निचला समोत्पाद वक्र कौन सा है? IP1। तो ये कम उत्पादन स्तर को बताएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन स्तर को बताता है और निचला समोत्पाद वक्र कम उत्पादन स्तर को बताता है। नेक्स्ट चलते हैं,
दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। टू आइसो प्रोडक्ट कर्व डू नॉट कट ईच अदर। दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। आइए जानते हैं कि क्यों नहीं काटते। देखिए, एक साइड हमने लेबर लिया है, दूसरी साइड हमने कैपिटल लिया है। यहाँ पर दो समुत्पाद वक्र हैं, IQ1 और IQ2। हम जानते हैं कि समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं। समुत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे उन्हें एक उत्पादक को एक समान उत्पादन प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर IQ1 है तो इसके हर बिंदु पर उत्पादन स्तर क्या होना चाहिए, समान। P पर भी, R पर भी और T पर भी उत्पादन स्तर क्या बना रहेगा, समान बना रहेगा। और IQ2 है तो इसके भी प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन स्तर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, चाहे वो बिंदु S है, चाहे R है, चाहे Q है। उत्पादन स्तर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब ये दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं R बिंदु पर, तो R किस ओर होगा, IQ1 की ओर होगा या IQ2 की ओर होगा। यदि R IQ2 की ओर हम कहें तो इसका उत्पादन स्तर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्योंकि IQ2 क्या है, ये ऊंचा समुत्पाद वक्र है। जबकि अगर हम R को IQ1 की तरफ माने तो इसका जो उत्पादन स्तर है वो कम होना चाहिए। तो होता क्या है, तो यहाँ एक कंट्रोवर्सी आ गई कि दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि अगर काटेंगे तो समुत्पाद वक्र के कोई एक बिंदु ऐसा होगा जो उत्पादन स्तर को सही से क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि समुत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि हर समुत्पाद वक्र पर जो उत्पादन स्तर है वो समान बना रहेगा। तो ये जो परिभाषा है समुत्पाद वक्र की वो ही गलत हो जाएगी अगर दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काटने लगे, क्योंकि अगर दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो समान उत्पादन स्तर की जो हम परिभाषा अब तक पढ़ते आए हैं वो गलत हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। नंबर 4 है, समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। समुत्पाद वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। आपको ये सब विशेषताएं जो हैं वो बिल्कुल वैसी लग रही होंगी जैसे हम तटस्था वक्र में पढ़ते आ रहे हैं, तो बिल्कुल वैसी ही ये सब विशेषताएं हैं। समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। एक्स अक्ष पर लेबर लिया, वाई अक्ष पर हमने कैपिटल लिया, और देखिए समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर नीचे की ओर जा रहा है। इसका क्या कारण है, क्योंकि हम एक लेबर की मात्रा जो है बढ़ाते हैं तो कैपिटल की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए जो समुत्पाद वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। समुत्पाद वक्र लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि समुत्पाद वक्र कभी अक्षों को स्पर्श नहीं करता। समुत्पाद वक्र कभी अक्षों को स्पर्श नहीं करता। नेक्स्ट है, क्यों नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये अक्षों को स्पर्श करेगा तो केवल एक साधन की बात करेगा। अब अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो ये कहेंगे कि समुत्पाद वक्र केवल एक साधन को बता रहा है, यहाँ पर कौन सा, एक्स साधन का, केवल एक्स का कंज्यूम कर रहा है। और अगर मैं IP2 की बात करूं तो यहाँ पर केवल एक साधन का कंज्यूम हो रहा है, वो कौन सा है, वाई, एक्स का कंज्यूम नहीं हो रहा। ये तो समुत्पाद वक्र की परिभाषा ही गलत हो गई कि दो साधनों का उपयोग होना चाहिए। इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी बिल्कुल सही है कि समुत्पाद वक्र कभी अक्षों को स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि अगर अक्षों को स्पर्श किया तो वो केवल एक साधन का ही उपयोग कर पाएगा, दूसरे साधन का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार ये लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है कि समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं और समुत्पाद वक्र की क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।